अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ब्रजेश। अभी अभी आपने यूपी टेट का पेपर जो है देखा है कि जो लीक होने के चक्कर में जो है कि निरस्त कर दिया गया है। तो 1 महीने के अंदर आपका फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब होगा। तो नेक्स्ट क्रम में हम लोग देखते हैं आगे कि अभिवृद्धि एवं विकास, इसके जितने भी पहले मैंने वीडियो दिया है आपको, उसमें से कम 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। वीडियो केवल मात्र 10 मिनट का है। 6 या 7 वीडियो में आपको 7 या 8 नंबर मिल गए हैं और इस वीडियो से कम 3 या 4 नंबर आपको मिलने वाले। हम आगे के क्रम में देखते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास क्या होता है। अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। यह दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, लेकिन दोनों में बहुत काफी डिफरेंट है। इसको बहुत ही गहन दिमाग लगा के ही आप समझिएगा। अभिवृद्धि का सीधे सीधे आशय यह है कि शरीर तथा शारीरिक अंग में, आपके शरीर में किसी भी शारीरिक अंग में जो परिवर्तन होता है, जैसे भार में वृद्धि का होना, आकार में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब सीधे सीधे यह मतलब समझिए कि शरीर में ऐसी वृद्धि जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे भार बढ़ता है अगर, तो उसका हम वजन कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं कि इतना किलोग्राम है। लंबाई में वृद्धि होती है तो लंबाई माप सकते हैं। तो ऐसा जो है कि वृद्धि जिसका हम मापन कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों स्टेटमेंट लिख दिया आपको। शरीर तथा शारीरिक अंग में भार आकार की दृष्टि से जो वृद्धि होती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। और दूसरे में लिख सकते हैं कि शरीर में ऐसी वृद्धि जिसका हम मापन कर सकें। जैसे आपको एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता है कि अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो वह विकास के अंतर्गत आएगी कि अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगी? तो आप कहेंगे अभिवृद्धि के अंतर्गत, क्योंकि लंबाई का हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। कुछ समय के बाद जो है अभिवृद्धि रुक जाती है। जैसे आप युवा किशोरावस्था के बाद देखेंगे तो शारीरिक में बहुत कम परिवर्तन होता है, लेकिन शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक देखिए लंबाई में वृद्धि होती है, वजन में भी वृद्धि होती है, आकार में भी वृद्धि होती है। तो इसमें किसके अंतर्गत आएगा? यह अभिवृद्धि के। और कह रहा है कि यह एक अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है? तो जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैविक। इसी के जस्ट अपोजिट हमने विकास के बारे में भी लिखा है। तो विकास किसे कहेंगे? अगर अभिवृद्धि यह है कि शरीर के किसी भी अंग में जब वृद्धि होती है उसका हम एग्जैक्ट मापन कर सकें, उसी को हम अभिवृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास किसे कहेंगे? तो विकास के अंतर्गत देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक तथा संवेग परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। कि व्यक्ति जो है समाज के अंदर और सांस्कृतिक में, नैतिक में, मानसिक विकास कैसे हो रहा है, उसी को हम विकास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे संवेग में परिवर्तन भी होगा तो वह किसके अंतर्गत आएगा? विकास के। विकास में परिवर्तन कैसा होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन इस अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक होगा, केवल मात्रात्मक होगा। आगे है कि यह विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन अभिवृद्धि में आपने पढ़ा कि कुछ समय के बाद यह रुक जाती है। आगे है विकास बहुमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी है। लेकिन जब अभिवृद्धि में आपने देखा कि यह कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया। क्लियर है? तो आगे के क्रम में हमने लगाया है कि अभिवृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या क्या हैं। ये देखिए, इस बार यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे आपके केवल स्टेटमेंट से। तो वह देखिए मैं एक जगह कर दिया हूँ कि अभिवृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है कि ये 5 हैं। इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ से इस बार 3 क्वेश्चन बना था। अब शायद अगले एग्जाम में देखिए यहाँ से भी कम से कम 1-2 तो बनने वाले हैं। संज्ञानात्मक का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने। अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये क्वेश्चन इस बार आया था।
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन। मनोवैज्ञानिक कौन है? एरिक्सन ने दिया था। ये भी देखिए क्वेश्चन आया था थर्ड वाला, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोम्स्की। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? चोम्स्की। यह इंग्लिश में भी पूछा जाता है। देखिए नैतिक विकास भी आया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे? कोहलबर्ग थे। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। तो ये 5 सिद्धांत अभिवृद्धि एवं विकास से हैं। 5 सिद्धांत किससे हैं? अभिवृद्धि एवं विकास से। इसको आप लिख के रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। सीधे सीधे स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछ लेगा मनोवैज्ञानिक का नाम। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गया। तो कभी कभी आपसे यह पूछता है कि जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे साहब ने दिया था तो इन्होंने उसको कुछ क्रम अवस्थाओं में बांटा है। जो यह विकास है इनका संज्ञानात्मक विकास, इसको कुछ अवस्थाओं में इन्होंने बांट दिया। तो वह कितनी अवस्थाएं हैं और उनका एज क्या क्या है, यह पूछा नहीं गया था, लेकिन हो सकता है कि आपसे अगले बार जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यह स्टेटमेंट हो गया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताए हैं। उसका क्रम हमने लिख दिया है। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। एज आप ख्याल करिएगा, एज ही पूछता है इसका कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था की एज है कहां से कहां तक? 0 से 2 वर्ष। क्लियर? दूसरा इनका अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कहां से कहां तक है? यहाँ आप याद रखिए 0 से 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 वर्ष खत्म होता है तो 2 यहाँ पे कर लीजिए। और कितने वर्ष का गैप हो गया इसमें? 5 साल का। तो 2 से कहां तक? 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष किसकी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज है। क्लियर? थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ 7 पे खत्म होता है तो 7 यहाँ पर लगाइए। और कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप। तो यह हो गया 11 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? 7 से 11 वर्ष हो गई। क्लियर? अगला फोर्थ एंड लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से कहां तक है? 15 वर्ष। आगे के लिए तैयारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में। धन्यवाद।